हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो नंबर 6। आई नो वीडियो थोड़ा लेट मैं पोस्ट कर पा रही हूँ, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वीडियोस टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे हैं, बट आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूँगी। साथ ही जो टिप्स हैं एक्स्ट्रा उनके लिए मैं अलग से वीडियो शूट करूँगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7। इस चैप्टर में से आपके एक बड़ा क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। विपणन, विक्रय संवर्धन और विज्ञापन। विज्ञापन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और इस वीडियो में हम पूरा फोकस रखेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 पर। अगेन आई एम सेइंग, जिस बच्चे ने स्टडी स्टार्ट नहीं की और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ और साथ ही एक सरप्राइज़ वीडियो है 12th आरबीएससी स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब, एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग बाय सिमरन अग्रवाल। Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. Chapter number 10, मार्केटिंग। देखो, मार्केटिंग का आपका हिंदी मीनिंग हो गया विपणन। अब विपणन क्या होता है? जब से मनुष्य ने क्या करा, पहले इंसान क्या करता था कि केवल खुद की ज़रूरत की चीज़ें उत्पादित करता था और खुद ही प्रयोग कर लेता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे और लोगों के बढ़ने के बाद क्या हुआ, सामान की ज़रूरत भी पड़ने लगी। फिर लोगों ने क्या किया, वस्तु विनिमय स्टार्ट किया। विनिमय का मतलब क्या, आपस में एक्सचेंज करना, लेना और देना। चलो वहाँ तक भी कोई बात नहीं कि जिसको जो ज़रूरत थी वो ले लेता था और जो ज़रूरत नहीं थी वो दे देता था। फिर दिक्कत होने लगी, कैसे कि आपको जो सामान चाहिए और उसके बदले जो आप दे रहे हो, ज़रूरी है कि सामने वाले को वही चाहिए होगा? नहीं है ज़रूरी बिल्कुल भी, ठीक है। फिर क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मुद्रा का आविष्कार हो गया। अब उससे क्या हुआ, मुद्रा क्या करो, आप मुद्रा दो और अपना सामान लो, तो सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ स्टार्ट, इससे हुआ विनिमय का थोड़ा बड़ा रूप, क्या, विपणन स्टार्ट हुआ। क्लियर? विपणन क्यों स्टार्ट हुआ? जब मुद्रा का जन्म हुआ तो आपके विपणन स्टार्ट हुआ। पहले विपणन क्या था, बहुत शॉर्ट में माना जाता था, यानी कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे विपणन का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। जो पुरानी परिभाषाएं थी उसके अनुसार क्या होता था कि विक्रेता बाजार का राजा होता था, यानी कि जो दुकानदार है वही बाजार का क्या है, राजा। वो जो सामान दुकान में रखेगा वो लोगों को खरीदना पड़ेगा, या फिर जो फैक्ट्री वाले उत्पादित करेंगे वो खरीदना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन हो गया और मार्केट क्या बन गया, क्रेता का, उपभोक्ता राजा है। यानी उपभोक्ता जो खरीदना चाहता है ना, वो ही विक्रेता को बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे विपणन की परिभाषा क्या हुई, डेवलप हुई। पहले क्या थी, जब पुरानी परिभाषा थी कि विपणन में क्या शामिल है, केवल क्रय और विक्रय, जबकि ये तो बहुत छोटी परिभाषा है। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे परिभाषा बढ़ती गई, यानी उसका क्षेत्र बढ़ता गया और उसके अंदर नई नई चीज़ें वो लोग शामिल करते गए। और आज भी विपणन क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले तक भी ई कॉमर्स नहीं था। आज के 3-4 साल पहले अगर आप देखें तो ई कॉमर्स था, लेकिन इतना ज़्यादा लोग उस पर क्या थे, फोकस्ड नहीं थे। अभी थोड़े टाइम से क्या है, लोग ज़्यादा फोकस ई कॉमर्स पर करने लगे हैं, तो हो सकता है विपणन का मतलब और भी ज़्यादा चेंज लोगों के लिए हो जाए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी बेस पर आपका ये चैप्टर है विपणन। देखो, आम भाषा में विपणन शब्द का आशय का मार्कर ले लेते हैं यहाँ से अपन, ये रहा। देखो, आम भाषा में विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र यानी कि उत्पादक से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने में सहायक होती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में विपणन का आशय इन लोगों ने क्या लगाया कि उन क्रियाओं से लगाया जो कहाँ से स्टार्ट हुई, वस्तुओं सेवाओं के उत्पाद से, और कहाँ पर खत्म हुई, उपभोक्ता पर पहुंचकर। वास्तव में विपणन के अंतर्गत उपभोक्ता की आवश्यकता और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है। ठीक है, ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए था। अब ये जो मैं लाइन पढ़ रही हूँ इसको मेरे साथ ढंग से पढ़ना, और नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं एक बार जब और रिपीट करूँगी तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि विपणन की लॉन्ग टाइम थोड़े यही चलने वाली परिभाषा है, और उसको माइंड सेट कर लो कि कहीं भी कोई भी पूछे, नॉट इन योर 12th क्लास, इन योर BCom और MCom लेवल भी आपको विपणन की ये जो 4 लाइनें मैं बोलने वाली हूँ ना, यही फिट कर देनी है कहीं पे, और कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाओं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं तक को सम्मिलित किया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना और उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है।
इसको बिल्कुल सरल कर लो। विपणन से आशय उन सभी क्रियाओं के योग से है जो किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन से पूर्व से प्रारंभ होती है तथा उपभोक्ता की संतुष्टि तक जारी रहती है। वे सभी क्रियाएं विपणन के अंतर्गत आती हैं। कॉपी पेन लेकर बैठो, जो पॉइंट लगे सेम टाइम लिख लो, ठीक है। 7 दिन रह गए हैं आज से एग्ज़ाम के, और मेरे अकॉर्डिंग जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाना चाहता है ना, वो बीएसटी पढ़ना बहुत वापस अच्छे से स्टार्ट कर दो। 7 दिन की बात है, हमने बहुत इन्जॉय कर लिया लॉकडाउन में, ठीक है। और वापस क्या करना है, अभी कोई कॉलेज नहीं खुलने वाला आप लोगों का, इन्जॉय करना है ना। अगर 7 दिन पढ़ लोगे तो कुछ बहुत बिगड़ नहीं जाएगा, मार्क्स अच्छे ही आएंगे। क्लियर, दोनों तरह से बेनिफिट है। अगर किसी के बाकी रिमेनिंग पेपर खराब गए हैं तो वो इसमें मार्क्स अच्छे लाकर क्या कर सकता है, अपना स्कोर मेंटेन कर सकता है। सेकंड थिंग, जो बच्चे के सारे पेपर अच्छे गए तो उसके लिए तो मैंडेटरी है कि उसे पढ़ना पड़ेगा। और बीएसटी तो वैसे भी ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा मानना है कि एक बच्चा अगर अच्छे से पढ़ लेता है ना और 2 से 3 बार साल भर अपने सिलेबस को रिपीट कर लेता है, 90+ उसके कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब इसके बाद विपणन प्रबंध क्या है, संपूर्ण प्रबंध का एक भाग। यानी प्रबंध क्या है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र। अगर आपको जाना तो हमने क्या पढ़ी थी, प्रबंध के क्षेत्र पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, तो उसमें क्या है, एक पार्ट आपका विपणन प्रबंध भी है। विपणन प्रबंध से आशय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। देखो, प्रबंध की क्रियाएं हमेशा फिट रहती हैं, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। क्लियर। जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। विपणन क्या चाहता है भाई, एक उत्पादक क्या चाहता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो मार्केट में बिके और मेरे प्रोडक्ट से मेरे उपभोक्ता सेटिस्फाई रहें, ठीक है। तो ये यही बात कह रहा है कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर वो क्या करता है, केंद्रित रहता है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने परिभाषा दी है, परिभाषा का पैटर्न हमेशा ध्यान रखो। आपके जिसने विद्वान ने परिभाषा दी उसका नाम ज़रूर लिखो, इन्वर्टेड कॉमा ज़रूर डालो, और परिभाषा वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए, मन गढ़ंत परिभाषा मत लिखो, ठीक है। वो कोई बात अलग है कि आपका गुड लक हो भाई, एग्जामिनर का ध्यान नहीं है, बच्चे ने कुछ भी लिख रखा है उसमें मार्क्स दे दिए, लेकिन कोई एक्टिव एग्जामिनर होगा, मान लो एग्जामिनर सुबह सुबह उठा, उसका फ्रेश माइंडर, वो कॉपी चेक कर रहा है, फर्स्ट कॉपी आपकी आ गई और आपने तुक्के लिख रखे थे, तो ये देखेगा ना कि अरे यार ये क्या है, तो आराम से मार्क्स काट सकता है। क्लियर। तो इट्स टू बेटर कि हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें और वर्ड टू वर्ड याद करके हम यहाँ पर चलें। विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। क्लियर। वापस देख लो, फिलिप कॉटलर कहते हैं कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने और उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। फिलिप कॉटलर ने क्या करा, थोड़ी सी टफ परिभाषा अपने को याद करने को दे दी। तो आप ऐसा करो, जिस बच्चे को समझ में आ रही है उसके लिए ठीक, वरना अपन इनमें से कोई और चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं वापस वही वर्ड, शब्दों का उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने ज़्यादा शब्द लिखे हैं, फ़र्क पड़ता है कि आपने कितना सही लिखा है। क्लियर। स्टीफ और कंडीफ कहते हैं कि विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। जॉनसन ने क्या कहा है, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजना को निर्माण और क्रियान्वयन शामिल है। देखो जॉनसन वाली थोड़ी इजी लग रही है याद करने के अकॉर्डिंग, कितना सा याद करना है हमें, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजना को निर्माण और क्रियान्वयन शामिल है। विपणन में करना क्या होता है, विक्रय करना होता है। विक्रय अच्छे से करना है तो क्या चलाना है अपने को, विक्रय अभियान चलाना है। कोई अभियान चलाएंगे तो उसमें क्या इंक्लूड होंगे, चरण। तो इसको एक दूसरे वर्ड से रिलेट करके आप इसको याद कर लो। और ये देखो सबसे छोटी परिभाषा, विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। कितनी ईजी है, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। यानी कि आपने जो विपणन विचार बनाया उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया, वो क्या बन गया, विपणन प्रबंध। अब मेरी बात सुनो, निष्कर्ष रूप में जो परिभाषा, मतलब जो अर्थ मैंने बताया कि विपणन क्या है, उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व से प्रारंभ होकर उपभोक्ता के पास वस्तु और सेवा पहुंचने तक तथा उसकी संतुष्टि का फीडबैक प्राप्त करने तक की समस्त क्रियाओं का योग क्या कहलाता है, आपका विपणन कहलाता है।
अब वो बच्चे जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है कंटेंट। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको अब कंटिन्यूटी में अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपके 7 दिन की वीडियोज़ तो हैं ही, उसके बाद भी अलग अलग कॉलेजेस में कब एडमिशन वगैरह हो रहे हैं वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगी। साथ ही बाद में जब 11th के, बीकॉम के, ये सब टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके साथ ही जो 12th के RBSC स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान किया है। उस सरप्राइज़ वीडियो को आप मेरी जो 15 डेज़ विज़न वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी यानी कि आपने बहुत अच्छा चांस मिस कर दिया। क्योंकि मेरा मानना ये है, जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं यानी वो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, और ऐसे बच्चे तो बिल्कुल उस वीडियो को देखने से ना चूकें और श्योरली उस वीडियो को देखें ही देखें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें क्या निष्कर्ष की। निष्कर्ष लिखना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। अगर जहाँ पर आपको मीनिंग वगैरह पूछ लिया जाए तो आपको क्या है, अर्थ, परिभाषा, उसके बाद निष्कर्ष लिखना सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण किया जाता है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि विश्लेषण हमेशा बुक में से याद करो। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको अर्थ, परिभाषा याद हो गई, विश्लेषण, निष्कर्ष हमेशा मन से बनाओ, उसको याद मत करो। कितना याद करोगे, अर्थ भी याद करोगे, परिभाषा भी याद करोगे। अर्थ भी याद क्यों करना है, समझ में आ गया ना, लिख दो मन से। बस याद क्या करनी है आपको, याद करनी है हमको केवल और केवल परिभाषा। अर्थ हमें समझ में आ गया, परिभाषा हमने याद कर ली, और परिभाषा अगर याद भी कर लिया आपने तो अर्थ भी आप लिख सकते हो। आ रही बात समझ में, और निष्कर्ष भी हम वहाँ पर ईजिली लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे विपणन प्रबंध के कार्य आपको बताए गए हैं कि विपणन प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं। देखो, मुख्यतः जो विपणन प्रबंध के कार्य हैं ना, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6। ठीक है, विपणन प्रबंध के मुख्य कार्य अगर आप जब आगे जाओगे अपने बीकॉम लेवल वगैरह पर तो वहाँ पर 6 ही हैं, और यहाँ पर उसने क्या करा, 6 के अंतर्गत जो अन्य क्रियाएं शामिल है ना उनको बांटकर यहाँ पर पॉइंट्स बढ़ा दिए। पर हम समझेंगे सारे पॉइंट्स क्यों, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट में क्वेश्चन में कोई आपसे पॉइंट पूछ लिया जाए। दूसरी बात, इस चैप्टर में से आपके एक बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 100% श्योर है कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वाली जो यूनिट है विपणन, विक्रय संवर्धन और विज्ञापन, इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर। यहाँ पर इन लोगों ने एक चीज़ नहीं दी, विपणन की विशेषताएं बताई है। ठीक है, यहाँ पर आपके टॉपिक क्या है मेंशन नहीं है, पर फिर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। विपणन की विशेषताओं में 2-3 पॉइंट्स आप याद कर लो। एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि विपणन वस्तुओं किया जाएगा और मानवों के लिए ही किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक क्रिया है, क्यों, क्योंकि समाज से क्या करा जाएगा, जानकारी ली जाएगी, वस्तुओं को उत्पादित कर समाज को बेचा जाएगा और उससे क्या पैदा होगा, पैसा। तो सामाजिक आर्थिक क्रिया। मानवीय संतुष्टि, क्योंकि उपभोक्ता संतुष्टि पर ही हम यहाँ पर मेन फोकस करते हैं। 3 पॉइंट है, बहुत हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है तो इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी नहीं। अब विपणन प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं शामिल है। पहला है बाजार विश्लेषण के कार्य। देखो, विपणन के अंतर्गत बाजार विश्लेषण क्यों किया जाता है, ये बहुत सही बात है। क्यों किया जाता है भाई, आप मान लो क्या करना चाहते हो, कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हो, कोई शॉप खोलना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई सर्विस देना चाहते हो, तो आप ये तो जानना चाहोगे ना कि जहाँ पर मैं सर्विस दे रहा हूँ वहाँ पर वो लोग लेना भी चाहते हैं नहीं, या फिर जो मैं सर्विस दूंगा वो जगह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं, किस प्रकार के लोगों को मेरे को मेरी सर्विस देनी है। ये सब बातें किस में आएंगी, बाजार विश्लेषण के कार्य में। ठीक है, एक तरीके से ये सर्वे हो गया। कभी अगर आप लोग मॉल वगैरह गए हो या फिर शॉप वगैरह पे भी बहुत बार क्या होता है, वहाँ पर अलग अलग कंपनीज के सेल्समैन खड़े होते हैं और वो आपको अपना क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं कि सर एक बार टेस्ट करके बताइए, मैम एक बार सैंपल यूज़ कीजिए। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पे सर्वे कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में, वो बाजार को जान रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। ये इतना बड़ा पैराग्राफ, ठीक है, अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो, 2-3 मेन लाइन में रीड करवा देती हूँ आपको। बाकी जो बाजार विश्लेषण के कार्य में मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी। एक विपणनकर्ता के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना है। विपणन कार्यों का प्रारंभ बाजार विश्लेषण के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आपका प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में डेवलप होगा ही नहीं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक ऐसी कोई एरिया है जहाँ पर क्या मिडिल क्लास फैमिली रह रही है और वहाँ पर आप ऑडी का शोरूम खोल के खड़े हो जाओ, साल भर 2 साल में मुश्किल से एक ऑडी बिकेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। और वहीं क्या है, बहुत पॉश कॉलोनी है, मतलब बहुत सब लोग क्या है, बहुत करोड़पति लोग अगर वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर आपने क्या करा, मारुति का छोटा वाला $800 शोरूम खोल के बैठ गए, तो वहाँ पर तो बिकेगी ही नहीं वो।
आ रही बात समझ में। इसलिए क्या कि हमेशा अपने ग्राहकों की इच्छा, रुचि आदि का पता करो ताकि बाजार में आपके प्रोडक्ट की मांग बनी रहे। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति का अनुमान बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपकी वस्तु की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं कर सकते कि भाई कितना उत्पाद करूं, क्या करूं। क्लियर। इसी के द्वारा प्रबंधन यह भी ज्ञात कर सकता है कि उसके भावी ग्राहक कौन कौन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का अध्ययन करने, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, बाजार वातावरण के अलावा ग्राहकों की क्रय शक्ति, जैसा मैंने ऑडियो और आपको मारुति वाला एग्जाम्पल दिया, आय, क्रय, उद्देश्य की जानकारी आदि के लिए बाजार विश्लेषण करना आवश्यक होता है। सेकंड है विपणन नियोजन। नियोजन क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, इन सब की पूर्व प्लानिंग ही, मतलब पूर्व योजना बनाना ही क्या है आपका विपणन नियोजन। तो बस नियोजन हमें याद है, उसके आगे क्या लगा दो, विपणन नियोजन, यानी कि विपणन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ठीक है, इन सब का निर्धारण हम विपणन नियोजन वाले चरण में करते हैं। संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रबंधक का एक और महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन योजना का विकास करना है। इसके लिए विपणन के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी विपणन योजना तैयार करनी होगी, जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य शामिल किए जाएंगे। दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई भी आपका बड़ा आएगा, तो हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 6 पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करो, उन 6 पॉइंट्स को एक डायग्राम में प्रेजेंट कर दो, सर्किल बना दो, स्क्वायर बना दो, कुछ भी बना दो। ठीक है, उसमें प्रेजेंट करो उसको, तो आधा पेज तो आपका ऐसे ही भर गया। फिर हल्की हल्की थोड़ा सा दूर दूर लिख लो, अगर आपको लगता है कि यार मैं इतना नहीं भर पाऊंगा, मुझे 3 पेज भरना है, थोड़ा दूर दूर लिख लो। आ रही है बात समझ में। एग्जाम्पल दे दो, बीएसटी में एग्जाम्पल्स का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोई अगर अच्छा सा, मतलब आप क्या कहते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, कोई अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट का आपने चित्र बना दिया छोटा सा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन आपका प्रेजेंटेशन है। और 1 या 2 दिन में मैं जो प्रीवियस ईयर की मॉडल कॉपीज़ हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, तो अपने फ्रेंड्स को बताना ना भूलें और आप लोग भी देखना ना भूलें। विपणन संचार कार्य, संचार क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेशन। बिना संचार के तो आप मालूम कर ही नहीं सकते कि सामने वाला क्या चाहता है, ना सामने वाला ये जान सकता है कि आप उसको क्या बताना चाहते हो। सीधी सी बात है, फेयर एंड लवली क्या करे, अपना प्रोडक्ट उत्पादित करती है और दुनिया में किसी को पता ही नहीं कहीं पर फेयर एंड लवली बन रही है। क्लियर। या फिर जैसे कोरोना चल रहा है तो कोई कंपनी क्या कर रही है, कोरोना की दवाई बनाकर बैठ गई, अब उसने किसी को बताया नहीं, कम्युनिकेट तो करी ही नहीं ये बात कि मैंने कोरोना की दवाई बना ली, तो कोई फायदा उस बात का, उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है जब तक कि वो चीज़ क्या हो, संचारित ना हो। देखो बच्चों, मेरा मानना ये है कि ये पॉइंट्स मैं बुक के अलावा ना मेरे अकॉर्डिंग बताना ज़्यादा पसंद करती हूँ। हो सकता है किसी बच्चे को इशू हो रहा हो कि मैम पता नहीं क्या समझाती हैं, बट मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं बच्चे को जितना बेसिक और ईजीएस्ट एग्जाम्पल हो ना, मैं वो समझा सकूँ ताकि उसको पॉइंट क्लियर हो जाए। पढ़ोगे तो आप बुक में से भी, ये तो मैं श्योर हूँ, ऐसा नहीं कि केवल एक यूट्यूब पे आप वीडियो देखकर बुक छोड़कर जाओगे। आ रही है बात समझ में। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोलूँगी उससे आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप बुक देखोगे तो वो चीज़ समझते हुए आप लिखने के लिए ऑटोमेटिक ही क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। इसमें है विक्रय कला, प्रचार, विज्ञान आदि से संस्था अपने विद्यमान और भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक वस्तु के बारे में अपने सुझाव और शिकायत संस्था तक पहुंचाता है। विपणन अनुसंधान क्या होता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो बहुत सारी चीज़ों के बाद यूज़ करने के बाद क्या आता है, उसका फीडबैक फॉर्म वगैरह आता है, यानी कि आपको बताना है कि आपको सर प्रोडक्ट कैसा लगा हमारा, तो वो सब आता है विपणन अनुसंधान में, कि कोई कमी हो तो हम उसको दूर करें, या फिर आपको अच्छा लगा तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। उत्पाद का क्या, रूपांकन और विकास। विपणन प्रबंधक का महत्वपूर्ण कार्य है उत्पाद का रूपांकन और विकास। उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। देखो, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो ना, तो बहुत बार इंप्रेशन कैसे जाता है कि यार इसकी डिज़ाइन अच्छी लग रही है। बचपन में क्या होता था, वो आती थी ना शकला का बुम बुम वाली पेंसिल, तो बच्चे क्या करते थे, उसी को, अरे यार मुझे तो वो वाली पेंसिल चाहिए, या फिर कुछ नया रबर आ गया तो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं बजाय उस नटराज के वाइट वाले रबर के, जबकि यूज़ वही अच्छे से आने वाला है। वो कलरफुल क्या होने वाला है, रबर कोई यूज़ नहीं आने वाले, लेकिन क्या उसका रूपांकन ऐसा करा गया है कि वो क्या कर रहा है, कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर। तो उत्पाद का रूपांकन और विकास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे बच्चों के लिए जॉनसन्स बेबी के जो साबुन आते हैं ना, वो कैसे आते हैं, शेर की डिज़ाइन के, खरगोश की डिज़ाइन के। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा उनसे क्या करे, अट्रैक्ट रहे। क्लियर। एक तो नॉर्मल साबुन आएगा, उससे पूरी फैमिली जा सकती है, वहीं क्या करा, उस बच्चे ने एडवर्टाइज देख लिया तो वो क्या करेगा, बच्चा जिद करेगा मम्मा से कि नहीं मुझे तो यही सोप ला के दो, मैं तो इसी से नहाऊंगा। तो जहाँ पर फैमिली 1 सोप परचेज कर रही थी, अब वहाँ क्या करना पड़ेगा, उसको 2 सोप परचेज करने पड़ेंगे। क्लियर। देखो, मार्केटिंग चीज़ ही ऐसी है जो क्या करती है, कस्टमर का पूरा माइंडसेट हिला देती है। इसके बाद है बाजार वर्गीकरण। बाजार वर्गीकरण में क्या होता है, कोई भी संस्था अपनी किसी वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। सीधी सी बात है, एक ही प्रोडक्ट से ज़रूरी नहीं है सारे उपभोक्ता संतुष्ट हों। आप मैगी खाते हो, ज़रूरी है घर में सबको मैगी पसंद होगी,
नहीं है ज़रूरी। क्लियर? हो सकता है आपकी फैमिली में हो, लेकिन अगर एक जनरल देखोगे ना, तो ज़रूरी नहीं है सबको मैगी पसंद होगी। ठीक है? तो एक क्या कर सकती है संस्था, सभी को संतुष्ट नहीं कर सकती। तो मैगी ने भी क्या करा, अपने वेरिएंट्स चेंज करे। वो क्या लेकर आई, आटा मैगी लेकर आई, ताकि क्या लोगों का रुझान बढ़े, क्योंकि आटा मैगी क्या होती है, थोड़ी हेल्दी होती है बजाय आपकी मैदा वाली के। तो वो क्या करती है, बाजार के सेगमेंट्स को देखती है और अपनी चीज़ों में चेंजेस करती है। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का चुनाव करना चाहिए, उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूहों का उप बाजारों के अनुसार वर्गीकरण करना चाहिए। देखो, अब बाजार वर्गीकरण में क्या, छोटे बच्चों का सेगमेंट अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। आप जो स्कूल वाले हैं बच्चे लेवल, उनका अलग होता है। वहीं पर आपके दादा दादी के अगर सेगमेंट में जाओगे तो उनका लेवल अलग होता है। ठीक है भाई, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। आ रही है बात समझ में? तो बाजार वर्गीकरण तो वही हो गया। आपके जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो अलग हो सकती हैं, उनकी एज की अलग हो सकती हैं, फीमेल्स की चीज़ें अलग हो सकती हैं, मेल्स की चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो बाजार वर्गीकरण एक ही बाजार को कई आधार पर वर्गीकृत करता है, ताकि एक उत्पादक अपने वस्तुओं को आसानी से उसमें बेच सके। प्रमापीकरण और श्रेणियन, देखो प्रमापीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड समझते हो कि यानी कि आपका कोई पूर्व निर्धारित एक अनुमान, जिसके आधार पर ही आपको क्या करना है, अनुमान प्राप्त करने, अपने परिणाम प्राप्त करने हैं। जैसे किसी बच्चे ने सोच रखा है, यार मैं तो एनी हाउ 95 मार्क्स लेकर ही आऊँगा, तो ये क्या हुआ, आपने अपने लिए एक प्रमाप तय किया, आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड तय किया। ठीक है? तो वैसा ही क्या होता है मार्केट में होता है, जैसे होता है ना, ध्यान हो तो आप लोगों को ISI की चीज़ें आती हैं। ठीक है? क्या बोला था कि यार हेलमेट तो ISI का ही लो, ताकि एक्सीडेंट भी हो तो वो आपको बचा सके। तो वो क्या, एक प्रमाप बनाया है सरकार ने कि ये चीज़ बिल्कुल प्रमापित है, एक स्टैंडर्ड है, और इसी मानकों पर बाकी चीज़ें भी आपके होनी ही चाहिए। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशेषताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एक रूपता और अनुकूलता आती है। ठीक है? यानी कि ये क्या करता है, वस्तु का एक रूप भी क्या करता है, उसको निश्चित कर देता है कि यानी कि प्रॉपर एक इसी तरीके में वो चीज़ चलनी चाहिए। जैसे साबुन लेकर चलो आप, ऑलमोस्ट साबुन की क्या हो सकती है, डिज़ाइन, कलर और खुशबू चेंज हो सकती है, पर प्रोडक्ट तो सेम ही आता है। बस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन कभी देखा है कि बहुत बड़ा साइज़ में एक आपकी बुक के बराबर साबुन आ रहा हो? नहीं आया ना। इतने बड़े साबुन से कोई नहाएगा भी नहीं। तो वहाँ पर प्रमाप हो गया आपके लिए क्या, कि साबुन के लिए क्या है भाई, स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, वो आपका प्रमाप, और उसी के आधार पर सारी कंपनियाँ क्या है, साबुन बनाएंगी। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य और पैकेजिंग के अनुसार है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, एक तरीके से उसी कम्युनिटी की चीज़ों का क्या हुआ, मूल्य भी निर्धारित हो गया। यानी कि सेगमेंट निर्धारित हो गया, भाई आपका एक साबुन है तो मैक्सिमम आप उसको कितना बेच सकते हो, 10 से 20 रुपये के बीच में बेच सकते हो। अब ये वेरी कैसे करेगा, हो सकता है कि आपने अपने प्रोडक्ट में बहुत अच्छा कच्चा माल यूज़ किया, या फिर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्या करा, 10 रुपये का साबुन 100 रुपये में बेच रहे हो, तो वो चीज़ क्या होती है, अनएथिकल यहाँ पर हो जाती है। पैकेजिंग और लेबलिंग, जब कोई विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित वस्तुओं का विक्रय करता है, तो उस विभाग को उन वस्तुओं का नामकरण और पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। अब आपको पता ही नहीं है मैगी मैगी के नाम से आती है, किसी और नाम से आ सकती है। ठीक है? आपको पता ही नहीं लाइफ बॉय के नाम से आता है, किसी और नाम से आ सकता है। तो जब आपको चीज़ का नाम ही नहीं पता, तो मार्केट में खरीदने कैसे जाओगे? क्लियर? पैकेजिंग का अर्थ है उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना, यानी कि वो पैक कैसे हुआ है। क्लियर? अब देखो, अगर आप दूध को क्या करोगे, कागज़ की थैली में डालकर दोगे तो वो चलेगा, वो वहीं ख़राब हो जाएगा फैक्ट्री में। तो इसलिए क्या करा जाता है, दूध के लिए प्लास्टिक की थैली बनाई जाती है। और बाकी जैसे कुछ सामान होते हैं जो टूटने वाले होते हैं, तो उनके लिए अलग तरीके से थर्माकोल वगैरह में, अगर आपने देखा हो तो टीवी वगैरह बहुत ज़्यादा थर्माकोल वगैरह में पैक होकर आते हैं। तो ये सब क्या होता है, वस्तु के रूप के अकॉर्डिंग उनका क्या करा जाता है, पैकेज करा जाता है। और लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया जाता है। क्लियर? पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रूप एवं किस्म की, रूप, रंग और किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तु को आकर्षक स्वरूप में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। देखो, बहुत बार नोटिस करना, चीज़ की पैकिंग के हिसाब से भी है ना, लोग वस्तु को खरीदना बहुत बार पसंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्या कर रही है, पैकेजिंग अट्रैक्ट कर रही है। अंदर चाहे कुछ भी निकल जाए उसमें, उससे मतलब नहीं है, हमें तो डिब्बा चाहिए, डिब्बा अच्छा लग रहा है। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपकी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होती है, अरे एक सेकेंड, ब्रांडिंग होती है किसी उत्पाद की सफलता में सही ब्रांड नाम का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये ब्रांड नेम क्या होता है, देखो ब्रांड नेम में अगर देखा जाए तो कुछ लोग क्या करते हैं, केवल ब्रांड्स के पीछे चलते हैं। यार मुझे तो ना केवल स्विफ्ट डिज़ायर ही पसंद है, या फिर कोई परफ्यूम पर्टिकुलर, यार मुझे तो XDO ही पसंद है। तो वहाँ पर आप क्या चल रहे हो, आप ब्रांड्स में चल रहे हो। नहीं, मुझे तो पीटर इंग्लैंड की शर्ट पहननी है,
ठीक है, मुझे तो स्केचर्स के शूज़ लेकर आने हैं, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे ब्रांड हो गया। क्लियर। तो वहाँ पर आपके माइंड में क्या वेरी कर रहा है, ब्रांड वेरी कर रहा है, और उसका नाम चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी उत्पाद की सफलता में सही ब्रांड नाम का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसका वर्ग विशेष के नाम, उत्पाद किस वर्ग का है, जैसे पंखे, पेन आदि से बेचा जाए, अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम से, जैसे पोलर पंखे अथवा रोटोमैक पेन। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है, जिससे उत्पाद के लिए उपभोक्ता का लगाव पैदा होता है। अब आप मान लो ब्रांड कॉन्शियस हो गए, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल लेके चलो, मैगी और सनफिश की हिप्पी नूडल। क्लियर। अब इसमें भी देखो, नोटिस करना कभी भी, कुछ को पता है भाई मैगी और हिप्पी, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉप पे गए भैया मैगी देना, मैगी नहीं थी, उसने क्या करा, आपको हिप्पी दे दी, और आप क्या उसको उठाकर भी ले आए। आपने तो देखा ही नहीं कि यार वो मैगी नहीं है, वो हिप्पी नूडल्स हैं, क्योंकि मैगी क्या होती है, नूडल्स होती है, और मैगी एक ब्रांड है, ये ध्यान रखना। मोस्टली फैमिलीज क्या करती हैं, कोलगेट को कोलगेट बोलती है, शॉप पे गई कोलगेट देना, कोलगेट नहीं था, उसने पेप्सोडेंट दे दिया आपको। अरे भाई कोलगेट क्या है, ब्रांड है, बाकी सब क्या है, टूथपेस्ट ही है वो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि। क्लियर। तो ब्रांड इतनी बड़ी चीज़ आती है माइंड में कि लोगों को लगता है कि भाई ये प्रोडक्ट का नाम ही ब्रांड है। आई बात समझ में। कोलगेट वाला एग्जाम्पल तो कहीं भी नोटिस कर लेना, भैया कोलगेट देना, अरे कोलगेट कोई वो थोड़ी है अलग चीज़, कोलगेट एक ब्रांड है, आप बोलो कोलगेट का टूथपेस्ट देना। आ रही है बात समझ में। और आई थिंक इससे इजी एग्जांपल ब्रांडिंग का आपके माइंड में क्लियर करने के लिए नहीं हो सकता। ग्राहक समर्थन सेवाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कस्टमर केयर सर्विसेज, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स कस्टमर केयर के साथ सॉल्व नहीं करोगे तो कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करोगे। मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदा ख़राब आ गया, कोई सुनाई करने वाला ही नहीं है, तो आप क्या होगे, परेशान हो जाओगे, और लास्ट में क्या कहोगे कि चलो इस बार तो पैसा वेस्ट हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कभी भूल के इस कंपनी से मैं तो कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, अपने कस्टमर केयर सेंटर्स बनाती हैं, ताकि क्या हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। अधिकतर किसी भी प्रोडक्ट के पीछे देखना आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा ही मिलेगा। आइदर वो 5 रुपये का अगर पार्ले जी का बिस्किट है ना, तो उसके पीछे भी आपको कस्टमर केयर का नंबर मिलेगा। क्लियर। वो क्यों, ताकि ग्राहकों की प्रॉब्लम पता करी जा सके, उनके प्रोडक्ट की मार्केट में क्यों वैल्यू ख़राब हो रही है ये पता की जा सके। अब हर कस्टमर तो बार बार कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाएगा ना, अगर उसका मैटर कस्टमर केयर कॉल पे ही सॉल्व हो गया तो क्या जरूरत है कोर्ट में जाने की। ठीक है। और बार बार कोर्ट में जाने से कंपनी की इमेज पर भी फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्राहक समर्थन सेवाएं जारी करती है। उत्पाद का मूल्य निर्धारण, अब मूल्य अगर निर्धारित नहीं करेगा कोई उत्पादक तो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचेगा कैसे। ठीक है। यदि किसी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध रहता है, यदि मूल्य कम है तो उत्पाद की मांग अधिक होगी, इसके विपरीत मूल्य के अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। देखो, अगर नोटिस किया होगा ना, आज के 3 या 4 साल पहले मैगी हो गई थी 6 रुपये की, तो उसकी प्रोडक्शन में उसकी डिमांड में क्या हुआ, एकदम से कमी आ गई। लोगों ने क्या करा, मैगी जैसे 6 रुपये की हुई, लोगों ने उसको थोड़ा खरीदना कम कर दिया। अब ये तो क्या हुआ, कंपनी को लॉस होने लग गया कि जहाँ हमारी मान लो अप्रॉक्स डेली के अगर उसके कितने पैकेट्स बिक रहे थे, 10,000 पैकेट्स अगर उसके बिक रहे थे, तो जैसे 6 रुपये का हुआ ना, तो लोगों ने खरीदना उसको कितना कर दिया, 8,000। जस्ट फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हियर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को लॉस होने लग गया। तो कंपनी ने क्या करा, मैगी तो वापस 5 की कर दी, लेकिन उसके अंदर की क्वांटिटी घटा दी। अब लोगों को तो क्या मिला, 5 रुपये की मैगी मिल रही है, अंदर चाहे कम आ रही है उससे मतलब नहीं है, हमें तो हमारी 5 की मैगी मिल गई। ठीक है। तो एक उत्पाद का मूल्य उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। विक्रय, इस कार्य के अंतर्गत विपणन माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। विक्रय के द्वारा क्या होता है, उत्पादक क्या करता है, जो सेल्समैन है उसके ऊपर वस्तु का हस्तांतरण कर देता है, और जो शॉपकीपर होता है वो ग्राहक के ऊपर अंत में उसका स्वामित्व हस्तांतरण कर देता है। इस हेतु माल का मूल्य, विक्रय की शर्तों का निर्धारण, मूल्य सूचियों का प्रकाशन, विक्रयकर्ता को नियुक्त करना आदि इसी विभाग के कार्य आपके होते हैं। देखो, जिन 6 पॉइंट्स की मैंने आपसे बात की थी कि क्या है, केवल 6 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी जो आपको यहाँ पर 11 पॉइंट दिए हैं वो एक ही पॉइंट के क्या है, सब पॉइंट्स हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ो क्योंकि सिलेबस है, बट एज जनरल नॉलेज मैं आपको बता दूँ ये बात कि 6 ही कार्य इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, देखो कॉपी पेन लेके बैठ जाना, क्योंकि मेरा जो हार्डवेयर डिवाइस है यहाँ पर लिखने का वो किसी इशू से ख़राब हो गया है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर नहीं लिख सकती, इसलिए साथ साथ कॉपी लेकर बैठो। बाजार विश्लेषण कार्य फर्स्ट, विपणन संचार कार्य सेकंड, थर्ड है बाजार वर्गीकरण, फोर्थ है वस्तु विविधीकरण, फिफ्थ है मूल्यांकन कार्य, और लास्ट है 6th विनिमय कार्य। विनिमय कार्य में इंक्लूड होते हैं आपके क्रय कार्य, विक्रय, परिवहन, संग्रहण, वित्त व्यवस्था, ये सब, प्रमापीकरण, श्रेणीयन, वस्तुओं का नामकरण, पैकेजिंग, ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब आते हैं अन्य कार्यों में। अन्य कार्य यानी कि आपका जो 6 पॉइंट मैंने बताया आपको, उसके अंतर्गत ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, विनिमय कार्य के अंतर्गत आपके लिए आएंगे। बाकी सब खुद के अलग अलग 5 पॉइंट हैं, और ये
छठा पॉइंट जो है वो रिमेनिंग पॉइंट्स का एक तरीके से क्या कह सकते हो आप, फादर कह सकते हो। जबकि आपकी बुक में आपको 15 पॉइंट आपको अलग से दिए हैं। क्लियर। परिवहन, अब हम आएंगे परिवहन वाले पॉइंट पर कि परिवहन क्या होता है। परिवहन होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। देखो ज़रूरी नहीं है माल को, इंसान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना किस में आएगा, परिवहन में ही आएगा। ठीक है। अब आप उड़कर तो जाओगे नहीं ना, ठीक है, और जाओगे भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हो एरोप्लेन के थ्रू उड़कर, तो क्या कर रहे हो, कर तो परिवहन ही रहे हो ना। ओके। विभिन्न उत्पादकों से माल एकत्र करना और अनेक ग्राहकों को यथासमय माल उपलब्ध कराने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ती है। कश्मीर में सेब उगते हैं, कश्मीर में अच्छे वाले ड्राई फ्रूट्स उगते हैं, राजस्थान में आप बैठकर खा रहे हो, किसके थ्रू खा रहे हो, परिवहन के द्वारा ही खा रहे हो। ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है, ऑयल, क्रूड ऑयल जिससे क्या बनता है आपका पेट्रोल डीजल, वो कहाँ पर है, अरब कंट्रीज़ में, लेकिन वो यहाँ तक आ रहा है, कैसे आ रहा है भाई, परिवहन के द्वारा ही आ रहा है। तो परिवहन क्या है, बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग है। विपणन विभाग जल थल नभ मार्गों से परिवहन की व्यवस्था करके इस कार्य को संपन्न करता है। माल के परिवहन के लिए बीमा कार्य करवाने का भी कार्य यही विभाग करता है। बीमा भी बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का। मान लो रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पेट्रोल लेके जा रहा था, कौन लॉस बियर करेगा, तो बीमा उसका मैंडेटरी हो जाता है। फिर संग्रहण, वस्तुओं का संग्रहण करना भी ज़रूरी है। ठीक है। क्यों ज़रूरी है, आलू हर मौसम में उगेंगे भाई, नहीं उगेंगे। गेहूँ हर मौसम में उगेगा। रबी की फसल सुनी है हमने, खरीफ की फसल सुनी है, बिल्कुल सुनी है। साल भर खाते हैं, कैसे खाते हैं कि जब कटाई हुई तो उसको संग्रहित करके रख लिया गया साल भर के उद्देश्य से। मम्मी ने कोई बहुत अच्छी चीज़ बनाई, वो जो लॉन्ग टाइम तक चल सकती थी। घर में टमाटो सॉस है, डेली नई बॉटल लेकर आते हो, डेली फैक्ट्री से लेकर आते हो, नहीं ना, क्या करते हो, उसका स्टोर ही तो कर रहे हो कि नई सॉस की बॉटल आई, आराम से 1-2 महीने चलेगी, हम इसको स्टोर करके रख लें। वही चीज़ क्या करती है, उत्पादक करता है, अपनी चीज़ें उत्पादित करके अपने स्टोर में रख लेता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कल मार्केट में 1 लाख बिस्कुटों की डिमांड है तो कंपनी आज ही 1 लाख का प्रोडक्शन करेगी, कल ही पहुंचाएगी। जी नहीं, उसका कम से कम 15-20 दिन पहले प्रोडक्शन हो चुका होता है और वो धीरे धीरे करके अपना मार्केट में माल फैलाती है। क्लियर। वित्त व्यवस्था, वित्त के बिना तो कुछ भी नहीं होता। वित्त क्या है, हर किसकी, प्रबंध की या संस्थान की कह सकते हो आप, क्या है, रीढ़ की हड्डी है वित्त। बिना पैसे के आप क्या सोच सकते हो, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं सोच सकते। वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने, इवन विक्रय करने में भी क्या होता है, खर्चा लगता है। एडवर्टाइज नहीं करोगे, खर्चा नहीं होगा, तो वित्त व्यवस्था करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि क्या है, विपणन प्रबंध का ही एक पार्ट है। जोखिम उठाना, विपणन कार्य में जोखिम भी बहुत होती है। माल के नष्ट होने, माल की मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली ना होने, आग लगने, बाढ़ आने आदि के कारण विपणन विभाग को जोखिम उठानी पड़ती है। कुछ जोखिम अगर तो बीमा करवाया जा सकता है, किंतु सभी जोखिमों का बीमा भी नहीं करवाया जा सकता। ऐसी स्थिति में स्वयं को ही क्या करना पड़ता है, जोखिम का भार उठाना पड़ता है। तो ये भी क्या है, आपका एक जोखिम वाला पॉइंट विपणन का है। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि परिवहन से क्या आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर विपणन में संग्रहण की क्या भूमिका है, 1 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है। क्लियर। ग्राहक समर्थन सेवाओं से आप क्या समझते हैं, प्रमापीकरण किसे कहते हैं, ब्रांडिंग किसे कहते हैं, पैकेजिंग और लेबलिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर श्रेणियन से आपका क्या आशय है। हाँ, प्रमापीकरण और श्रेणियन वाले पॉइंट में मैंने आपको प्रमापीकरण तो बता दिया, बट श्रेणीकरण बताना मैं आपको भूल गई, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार। श्रेणीकरण गिरा, देखो श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म और उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में, यानी कि चीज़ तो एक ही है लेकिन उनके गुणों के आधार पर उनको बांट दिया। जैसे मान के चलो कि पेन है, एक कंपनी क्या कर रही है, पेन उत्पादित कर रही है, वो हर तरीके के पेन उत्पादित कर रही है, तो उसमें क्या हो गया, श्रेणी बांट दी, बॉल पेन, जेल पेन, यूज एंड थ्रो पेन। तो क्या हो गया, इनकी रेट्स भी चेंज हो गई। जेल पेन आपके आएगा 10 रुपीज़ का, यूज एंड थ्रो पेन आएगा 2 रुपये का, नॉर्मल बॉल पेन आएगा आपका कितने का, 5 रुपये का। तो ये क्या हुआ है, तो सब क्या आपके पेन ही है होने को, तो बोलने में तो आप क्या बोलोगे, पेन ही बोलोगे, लेकिन श्रेणी बट गई, यहाँ पे श्रेणियाँ 3 हो गई। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये होता है श्रेणियन। इसके बाद आपके पास पॉइंट आएगा विपणन के महत्व के बारे में चर्चा करो। देखो विपणन के महत्व में आपको बहुत ज़्यादा ही पॉइंट्स दे रखे हैं। व्यवसायियों के लिए महत्व में 11 पॉइंट, ग्राहकों के लिए महत्व में 11 पॉइंट, ठीक है, समाज के लिए महत्व में आपको कितने पॉइंट, 4, और वापस राष्ट्र के महत्व में। तो इतने पॉइंट्स हमें नहीं पढ़ने, इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। इतने पॉइंट्स लिखोगे 11, 11, 22, 4, 26 और फिर 30 पॉइंट, 6 मार्क्स में 30 पॉइंट कोई नहीं लिखेगा। तो इतने याद भी क्यों करना है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, वेस्ट ऑफ द टाइम है। ठीक है, पढ़ो इतना जितना काम आए, सारा नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम टाइम में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, फ्री बैठे हो तब पढ़ो, उससे अपनी नॉलेज बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब एग्ज़ाम की बात हो रही है, बिल्कुल सिर पर एग्ज़ाम है, स्पेसिफिक पढ़ो,
हार्ड वर्क के साथ क्या करो, स्मार्ट वर्क करो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो सारे पॉइंट पढ़ के जाऊँगा, कोई भूल गया तो, अरे 30 पॉइंट याद करके जाओगे तो 6 ही लिखना है, इतना याद ही क्यों करना है अपने को। क्लियर। विपणन प्रबंध में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी चीज़ का महत्व आता है तो पहले उस महत्व के, अगेन आई एम सेइंग कि 3 से 4 लाइन लिखो बड़े क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर है कि आज एक तरफ माल की पूर्ति आवश्यकता से अधिक है और उपभोक्ता व्यवहार एवं आवश्यकता क्रम में अंतर होता जा रहा है, ग्राहकों की रुचि एवं आवश्यकता निरंतर बदल रही है, आधुनिक समय में प्रभावकारी विपणन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। यहाँ तक इसको क्या करो, फिनिश कर दो। फिर इसके बाद क्या लिखो कि विपणन के महत्व को हम निम्न बिंदुओं में बांट कर देख सकते हैं। फिर आपके पास 4 पॉइंट हैं तो उन चारों को ऐसे 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर कौन सा, व्यवसायों के लिए महत्व का पॉइंट हो गया आपके, यहाँ पर ग्राहकों के लिए महत्व का पॉइंट, समाज के लिए महत्व का पॉइंट और राष्ट्र के लिए महत्व का पॉइंट। ये तो क्या करा हमने, प्रेजेंट कर दिया। अब इनके अंडर पॉइंट लिखो। अब यहाँ पर 11 है, देखो मत लिखो, मेरा मानना है बिल्कुल मत लिखो। यहाँ पर अगर हम 5-5 पॉइंट भी लिखते हैं ना तो प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बहुत है, और एक्सप्लेन करते टाइम तो उनको और भी कम कर दो। क्लियर। यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिख दो आप, 5 लिख तो जाएंगे, 20 पॉइंट्स हो जाएंगे। मुश्किल से आप 10 मिनट्स में लिख दोगे। अब एक्सप्लेन करने की बात अगर आती है तो आप क्या करोगे, 6 मार्क्स का ही है और ऑलरेडी हमने काफ़ी यहाँ पर बता दिया है। फिर भी आप ये कर सकते हो कि 4-4 पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहो तो कर दो, या 3-3 भी करते हो ना तो बहुत है, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। यानी कि उपक्रम के लिए महत्व के 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ग्राहक के लिए महत्व के 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, समाज के लिए महत्व के 3 पॉइंट और राष्ट्र के लिए महत्व के 3 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर दो। क्लियर। अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट्स में से नहीं पढ़ाऊँगी। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना, वहाँ पर इन्होंने इसी चीज़ को शॉर्ट में दे दिया है। क्लियर। तो हम यहाँ पर केवल स्पेसिफिक बात करने वाले हैं, फालतू वेस्ट ऑफ टाइम हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर है आपके महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु में आपके लिए सबसे पहले है विपणन प्रबंध का महत्व किसके अकॉर्डिंग, उपक्रम या व्यवसाय के अकॉर्डिंग। क्लियर। ये रहा आपका ये पॉइंट। यहाँ से पढ़ना अपन स्टार्ट करते हैं, उसको जल्दी से 5 मिनट्स में फिनिश कर देते हैं। विपणन प्रबंध का महत्व है, उपक्रम व्यवसायों के लिए महत्व, प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ये पॉइंट हमने कितनी बार पढ़ा होगा, अब तक शायद कई बार पढ़ लिया। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए तो उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा सेम, वर्तमान समय में गला घोट प्रतिस्पर्धा है, अतः एक अच्छे विपणन के द्वारा ही एक व्यवसाय लंबे समय तक क्या कर सकता है, प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में बना रह सकता है। इसलिए विपणन प्रबंध का महत्व है। नियोजन का आधार, विपणन के द्वारा बाजार की हम विभिन्न बातों को पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, बाजार में किस वस्तु की आवश्यकता है, ये सब हम विपणन के द्वारा ही मालूम कर सकते हैं। अतः विपणन प्रबंध का अत्यधिक महत्व है। अधिक विक्रय, अच्छी विपणन प्रबंध के द्वारा मार्केट में ग्राहकों के मध्य अच्छी इमेज बनाई जा सकती है और विक्रय को बढ़ाया जा सकता है। अधिक उत्पादन, अधिक उत्पादन कैसे होगा, जब एक उत्पादक का विक्रय ज़्यादा होगा तो उसका उत्पादन भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लाभों में वृद्धि, ख्याति का निर्माण, ये सब इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल लगने वाला है। बहुत बेसिक को याद करने का क्या लगा आपको। उपक्रम व्यवसाय के लिए महत्व, आप खुद को इस जगह पे रख के देखो कि अगर मैं एक व्यवसायी होता और अच्छी विपणन प्रणाली बनाता तो मुझे क्या फ़ायदा होता। सबसे पहला फ़ायदा होता मेरे लाभ बढ़ते, मेरे लाभ बढ़ते तो ख्याति बनती। तो ये 2 पॉइंट तो याद करने की जरूरत पड़ी नहीं, लाभों में वृद्धि, ख्याति में वृद्धि। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर किसी पॉइंट के सब पॉइंट्स बन सकते हैं। ठीक है। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए 3 पॉइंट, विकास और विस्तार के लिए 4 पॉइंट, अधिक उत्पादन 5 पॉइंट। ठीक है। ऐसे करके इनको आप बहुत एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखा करो और इनको जल्दी से समझ लिया करो। अगेन आई एम सेइंग, मुझे बीएसटी याद करना मेरे हिसाब से बिल्कुल पसंद नहीं है। बीएसटी को समझ के करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतनी इंटरेस्टिंग बनेगी और उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब है ग्राहकों के लिए महत्व, सस्ती और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपलब्धता। यदि एक व्यापारी क्या करेगा, अच्छा उत्पादन करेगा तो उसकी कॉस्टिंग में भी धीरे धीरे कमी आएगी, अतः वह ग्राहकों को वस्तुओं को सस्ती और श्रेष्ठ दर पर उपलब्ध करवा सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या प्रतिस्पर्धा भी इस चीज़ से बढ़ती है। आवश्यकताओं की पूर्ति, विपणन के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्राहक वर्ग की आवश्यकताएं जानी जा सकती है तथा बाद में उनकी पूर्ति करने में एक उत्पादनकर्ता को आसानी रहती है। ज्ञान में वृद्धि, विपणन के द्वारा अपनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, अतः ग्राहक को विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धन का उचित प्रयोग, एक अच्छी प्रबंध प्रणाली के द्वारा उचित नियोजन करके धन को बचाया जा सकता है। जीवन स्तर में वृद्धि, ग्राहकों की सभी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद क्या होता है, उनकी जीवन स्तर में ऑटोमेटिक वृद्धि होने लगती है। इतने पॉइंट्स बहुत हैं। समाज के लिए महत्व, कम मूल्य पर वस्तु की प्राप्ति, वही ग्राहक वाला सेगमेंट यहाँ पर आ गया। रोजगार में वृद्धि, अगर क्या होगा,
संस्था ऊंचाइयों पर जाएगी तो संस्था को कर्मचारी चाहिए होंगे, कर्मचारी चाहिए होंगे तो किससे लेगा, समाज से तो लेगा। तो समाज में क्या होगा, रोजगार की वृद्धि, रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्ति। जैसे जैसे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वैसे वैसे रीतियों, पुरानी रीतियों कुरीतियों से मुक्ति मिलती जाएगी। सामाजिक मूल्यों की स्थापना, ठीक है, 4th पॉइंट है आपका सामाजिक मूल्यों की स्थापना। सामाजिक मूल्यों की स्थापना के अंतर्गत क्या है आपके, देखो कोई भी विपणन की नई विचारधारा क्या बताती है, ग्राहकों को संतुष्ट करो, ठीक है। व्यवसायी उपभोक्ताओं को अपनी सभी क्रियाओं का केंद्र बिंदु समझते हैं और उनकी संतुष्टि में वृद्धि करते हैं। अतः क्या होती है, सामाजिक मूल्यों की भी स्थापना होती है। यानी कि वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे ना, गलत करेंगे तो क्या होगा, समाज उनका बहिष्कार कर देगा। अब लास्ट पॉइंट बचता है आपके लिए राष्ट्र के लिए महत्व। राष्ट्र के लिए महत्व के पॉइंट इसने ऊपर लिख दिए। राष्ट्रीय साधनों का सदुपयोग, अच्छी प्रबंध प्रणाली के द्वारा साधनों का उपयोग उचित रूप से किया जा सकता है, क्योंकि साधन सीमित है, ठीक है। मंदी से रक्षा, सभी व्यावसायिक और आर्थिक क्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती हैं तो देश मंदी से बचा रहता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, एक राष्ट्र के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है तो वह कुल मिलाकर उसकी जीडीपी में इंक्लूड होगा, तो राष्ट्रीय उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सरकारी आय में वृद्धि, ठीक है। इस पॉइंट को भी मेरे हिसाब से एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है तो मैं नहीं कर रही। अगर फिर भी लगे कि नहीं मैम करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बता देना, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं आपका विक्रय संवर्धन वाला चैप्टर। इसी में हम उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखो विक्रय संवर्धन का आशय, विक्रय संवर्धन से आशय विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रियाओं से। अब इनको अनियमित क्यों बोला है, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी चेंज होता है कि पता नहीं चलता एक व्यवसायी को क्या क्या क्रियाएं करनी पड़े और उसको बार बार अपने एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज वगैरह बदलनी पड़ती है। आज का बाजार क्रेता का बाजार है, यानी कि उपभोक्ता का बाजार है। बाजार में वस्तुएं विभिन्न डिजाइनों और रंगों किस्मों में उपलब्ध हैं। एक ही वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुएं भी बाजार में उपलब्ध हैं। चाय का कॉफ़ी है, मैगी की क्या है, yippee है, बॉल पेन का जेल पेन है, जेल का बॉल पेन है, बहुत सारी स्थानापन्न वस्तुएं भी आपको उपलब्ध हैं। बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा है एवं विक्रेताओं और वस्तुओं की क्या है, बहुत ज़्यादा बहुतायत, इसलिए क्या ज़रूरी हो जाता है, विक्रय संवर्धन। अब विक्रय संवर्धन को हम बेसिकली समझते हैं है क्या। विक्रय संवर्धन से अभिप्राय क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करने से है। अब यहाँ पर लघु अवधि क्यों लिया गया है, कोई बता सकता है बच्चा? अगर बता सकता है तो पहले कमेंट कर दो ठीक है, मैं बता देती हूँ लघु अवधि, क्योंकि लॉन्ग टाइम में तो अगर आपको कोई वस्तु पसंद आती है तो लॉन्ग टाइम तो आप खुद ही खरीद लोगे ना उसको, क्लियर। अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो गए तो आप क्या बोलोगे, खुद भी खरीदोगे और 4 बार राय और दोगे। मान लो आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप खुद तो पढ़ोगे, साथ में क्या करोगे, फ्रेंड्स को भी बोलोगे कि अरे यार वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक है, तो तुम भी उनका क्या करो, चैनल लाइक करो। तो ये क्या है, लघु अवधि, ठीक है। किसी बच्चे को मान लो पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देगा। लेकिन पसंद आएगा तो लॉन्ग टाइम के लिए मुझे एडवर्टाइज करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, ये सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। विक्रय संवर्धन का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि करना। पता ही चल रहा है ना, विक्रय यानी कि बेचना, संवर्धन यानी कि वृद्धि करना। तो शाब्दिक अर्थ है वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि। संकुचित अर्थ में विक्रय संवर्धन का आशय ऐसी क्रियाओं से है जो क्या है, व्यक्तिक क्रिया में सहायक होती हैं। विस्तृत अर्थ में विक्रय संवर्धन का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती हैं। इस दृष्टि से विक्रय संवर्धन में क्या क्या आ गया, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, उत्पादों में नवीनता, विपणन प्रणालियों में सुधार, प्रतियोगिताएं आदि शामिल हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक दो परिभाषा देख लेते हैं, क्लियर। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार देखो, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा ऑथराइज चीज़ आ जाए ना तो हमेशा ट्राई करो कि आप उसी की परिभाषा लर्न करो। विलियम जे स्टैंटन के बजाय कौन ज़्यादा ऑथेंटिक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। विक्रय संवर्धन में व्यक्तिक विक्रय, विज्ञापन एवं प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं जैसे प्रदर्शन, दिखावा, प्रदर्शनी, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि शामिल की जाती हैं जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति तथा विक्रेता की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती हैं। क्लियर, प्रोत्साहित करी तो रही हैं। आपको एक चीज़ का बहुत अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया तो माइंड ऑटोमेटिक चेंज, नहीं यार मुझे तो यही चीज़ लेनी है, तो ये क्या कर रही है, प्रभावशीलता को प्रोत्साहित कर रही है। ये एक परिभाषा याद कर लो, बहुत है। बाकी फिर आपका जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस की है, विलियम जे स्टैंटन की है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये परिभाषा मार्केटिंग एसोसिएशन की बेस्ट है। फिर भी करना चाहो तो एक जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस की और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि विज्ञापन एवं विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है उन्हें विक्रय संवर्धन कहा जाता है। क्लियर, दोनों इजी है, अच्छे से आपको याद हो सकती हैं। फिर वही निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विक्रय संवर्धन में केवल वे क्रियाएं शामिल हैं
जो फर्म की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कम अवधि के प्रोत्साहन के लिए की जाती हैं। ये विक्रय प्रयास क्या होते हैं? अनियमित होते हैं, जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने, व्यापारी को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से वस्तुओं का विक्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब है आपका विक्रय संवर्धन का महत्व। विक्रय संवर्धन के महत्व में आपके 9 पॉइंट हैं। क्लियर? हम यहाँ पर केवल 6 पॉइंट्स की ही बात कर लेंगे। उसके बाद आएंगे आपकी विक्रय संवर्धन की विधियाँ। जल्दी से हम क्या करते हैं, महत्व के पॉइंट पर विचार कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था आपका विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। वो ऊपर ही रह गया। देखो, विक्रय संवर्धन योजनाओं क्या क्या होती है? मूल्यों में नगद छूट, बिक्री प्रतियोगिता, मुफ्त तोहफे आदि के कारण ग्राहक स्वयं व्यापारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। आपने टीवी में एडवर्टाइज देखा कि एक बोर्नविटा के पैकेट के साथ एक क्या आपका जो ड्राइंग बॉक्स होता है वो फ्री, तो आप क्या करोगे? जल्दी से भाग कर जाओगे और बोर्नविटा खरीद कर ले आओगे। क्लियर? तो क्या करता है? ग्राहक स्वयं व्यापारी के पास पहुंचता है। फलस्वरूप विक्रेता को उपभोक्ता को समझाने, उनकी आपत्तियों को निवारण करने और उन्हें क्रय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई एक तो बोर्नविटा नया नया आया हो मार्केट में, तो आपको व्यापारी को 10 बातें बतानी पड़े, भैया ये प्रोडक्ट एक और आप टेस्ट करके तो देखो, बहुत अच्छा है ये वो, और वहीं आपने क्या करा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा देखा और आप तो खुद ही लेने उसको पहुंच गए। विक्रय संवर्धन में उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को विभिन्न प्रोत्साहन एवं स्कीमें देकर विज्ञापन संदेश को विक्रय में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त विक्रय संवर्धन योजनाओं में ग्राहकों को विज्ञापित वस्तुओं को प्रयोग करने और जांच करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मन में विज्ञापन के प्रति संदेह दूर हो जाता है, अतः विक्रय में सहायक होता है और प्रभावशील बनाता है। विक्रय में वृद्धि, देखो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। विक्रय में वृद्धि, अगर बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जा रहा है, लोगों को जानकारी मिल रही है, तो ग्राहक स्वयं ही क्या करेंगे? उस चीज़ को जाकर मांगेंगे, अतः विक्रय में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धा पर विजय करना, देखो मैंने कहा था ना, ये पॉइंट तो ऐसा है कि पूरी बीएसटी में घूम फिर के आता ही रहेगा। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। वही बात है कि वर्तमान युग गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है। लाइन रट गई होगी मेरे हिसाब से सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये वाली। तो प्रतिस्पर्धा पर सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय संवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका है। विक्रय संवर्धन के नए नए कार्यक्रमों के द्वारा संस्था अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से आगे निकल जाती है। क्लियर? अब है ख्याति में वृद्धि। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के चलते रहने के कारण वस्तु के ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है, ख्याति में वृद्धि होगी। कैसे होगी? वस्तुएं बिक रही हैं, कंपनी का नाम हो रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक ख्याति में वृद्धि होगी ही होगी। उपभोक्ताओं के ज्ञान और विश्वास में वृद्धि, लोग बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को जान गए, उन्होंने यूज़ किया, तो लोगों के ज्ञान और विश्वास में वृद्धि हुई। नए बाजारों में प्रवेश, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम के द्वारा आप नए बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट कभी नोटिस करना, मार्केट में सीधा लॉन्च नहीं होता, पहले उसका 10 बार एडवर्टाइज आता है। कभी नोटिस किया होगा ना, जैसे कोई भी वेब सीरीज़ आ रही है, कोई भी टीवी सीरियल आने वाला है, कोई मूवी आने वाली है, तो ऐसा होता है कि मूवी आ गई उसके बाद एडवर्टाइज कर रहे हैं, नहीं ना, 1-2 महीने पहले से क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेलर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि क्या कर सकें, वो उपभोक्ताओं का माइंडसेट उस मूवी के लिए चेंज कर सकें। लाभों में वृद्धि, ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, ईजीएस्ट पॉइंट है और बार बार वही सेगमेंट में रिपीट नहीं करूँगी। मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं, विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उत्पादक मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, सुविधाएं देते हैं, जैसे कि फुटकर व्यापारी के नाम से विज्ञापन देना, दुकान की सजावट करना, मुफ्त वस्तुएं भेंट करना और देना आदि। क्लियर? अब इसके बाद आपका एक पॉइंट और था शायद, विक्रय संवर्धन की विधियां, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त होती है। उन उपभोक्ताओं को प्रति इकाई में लागत कमी होने से वस्तु सस्ते मूल्य पर मिल जाती है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो पहले लोग इतनी जल्दी चीज़ें नहीं खरीद पाते थे जितनी अब खरीदने लग गए, क्योंकि उनको 10 तरीके के ऑफर मिलने लग गए। 0% के आपकी ब्याज पर आप EMI पर ले लो, अभी खरीद लो, बाद में चुका देना, ये सब क्या है, विक्रय संवर्धन की क्रियाएं हैं। तो लोगों के लिए चीज़ें खरीदना सस्ता होने लग गया है। किश्तों में आप पैसा चुकाओ, पहले होता था ऐसा, पहले नहीं होता था। और दूसरा प्रतिस्पर्धा का युग है, तो कंपनी को दूसरे प्रोडक्ट की रेट देखकर अपनी प्रोडक्ट की रेट रखनी पड़ती है, अतः लोगों के लिए थोड़ा क्या अपेक्षाकृत तो सस्ता हो जाता है। क्लियर? अब है आपके विक्रय संवर्धन की विधियाँ। 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं आपके, उपभोक्ता संवर्धन और व्यापारी संवर्धन, ठीक है। इसी तरह वस्तु की प्रकृति के आधार पर भी विक्रय संवर्धन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? उपभोक्ता वस्तु और औद्योगिक वस्तु। औद्योगिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? उत्पादकों के लिए, और उपभोक्ता वस्तु अपन जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए। विक्रय क्षेत्र के आधार पर निर्मित देशी व्यापार विक्रय संवर्धन और निर्यात व्यापार विक्रय संवर्धन विधियों का उपयोग करते हैं। देखो देखा जाए ना तो ये एक तरीके से आपके डायग्राम हो गया। विक्रय संवर्धन का मुख्य उद्देश्य है व्यापारियों को विक्रय के लिए ग्राहकों को
क्या है, क्रय करने के लिए प्रेरित करना है। क्लियर। विक्रय संवर्धन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए विक्रय संवर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं। मोटे तौर पर विक्रय संवर्धन की विधियों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन बन गया देखा जाए तो कि विक्रय संवर्धन को कितने आधार पर वर्गीकृत करा गया है, तो 3 आधार पर। पहला क्या है, प्रथम उद्देश्य के आधार पर, द्वितीय वस्तु के आधार पर और तृतीय क्षेत्र के आधार पर। इसको आप वही वाली चीज़ कैसे 1, 2 और 3 ऐसे करके प्रेजेंट करोगे। पहला कौन सा हो गया आपका, उद्देश्य के आधार पर, दूसरा हो गया वस्तु के आधार पर, तीसरा हो गया क्षेत्र के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर विक्रय संवर्धन की 2 विधियां हैं, यानी कि यहाँ पर जो फोकस किया गया है ना, वो उद्देश्य वाली पॉइंट्स पर अपने लिए किया गया है। ठीक है। अब उपभोक्ता संवर्धन विधियां। उपभोक्ता संवर्धन विधियां प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से संबंधित होती है। शॉर्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संवर्धन विधियों से आप क्या समझते हैं, तो उपभोक्ता संवर्धन विधियां प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं से संबंधित होती हैं और उन्हें अधिकाधिक मात्रा में माल को क्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं। इन संवर्धन विधियों को उपभोक्ता के निवास स्थान, कार्यालय, मध्यस्थों की दुकानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है, यानी कि जहाँ सीधे आप ग्राहक से मिल सको वहाँ पर इनको क्रियान्वित करो। अब फर्स्ट है आपका मुफ्त नमूनों का वितरण। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा मज़ेदार, कोई फ्री चीज़ मिली हमें तो हम उसको ज़रूर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है आपके मुफ्त नमूनों का वितरण, यानी कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है और उसको क्या करो, फ्री में बांटो, ताकि लोगों का क्या हो, इंटरेस्ट क्रिएट हो। बहुत बार अखबार खोलते हो ना, सुबह सुबह निकलता है कभी कभी फेयर एंड लवली के वो छोटे छोटे सैशेस चिपके हुए, वो क्या है, मुफ्त नमूनों का वितरण। किसी नए ब्रांड को बाजार में लाते समय संभावित ग्राहकों को वस्तु के मुफ्त नमूनों का वितरण किया जाता है। यह विक्रय संवर्धन का महत्वपूर्ण और प्रभावकारी उपाय है। नमूनों की सहायता से उपभोक्ता वस्तु के गुण प्रयोग को क्या करता है, जांचता और परखता है। उसको इंटरेस्ट होता है तो वो लेता है और इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर वो नहीं लेता। कहाँ पर किया जाता है, घर घर जाकर, दुकान चौराहों पर। बहुत बार देखोगे तो आप शॉप्स पर खड़े रहते हैं लोग, या फिर मॉल्स वगैरह में आपको फ्री सैंपल मिल जाएगा। आज के दवा विक्रेता डॉक्टर को दवाइयाँ, पुस्तक, प्रकाशक शिक्षकों को पुस्तकें नमूने के रूप में भेंट देते हैं। डॉक्टर्स को जो मेडिकल क्या होता है, प्रोडक्शन करती है ना कंपनियाँ, वो बहुत सारी दवाइयाँ क्या करती हैं, फ्री में देती हैं, ताकि डॉक्टर्स भी क्या कर सकें, पहले उनको 1-2 बार टेस्ट करें कि भाई उनके क्या है, जो भी पेशेंट्स उनके लिए सही भी हैं या नहीं। तो वो क्या करते हैं, पहले उनको फ्री देते हैं, बाद में फिर उसी चीज़ के पैसे वो लोग लेते हैं। नमूने वितरण में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन, मुफ्त नमूना वितरण विधि में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। नमूने का सही प्रतिनिधित्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट तो क्या है और आप उसका अलग ही कुछ सैंपल दे रहे हो, या फिर गलती से सैंपल क्या हुआ, खराब लीक हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। नमूने के संपूर्ण माल से भिन्न होने पर संस्था की ख्याति को ठेस लगने का भय होता है। नमूने आकर्षक और जाँच करने योग्य हों। ठीक है। कभी भी देखना, सैंपल जो चीज़ आएगी ना आपके, वो कचरा नहीं होगी, वो हमेशा आपको बेस्ट ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसी से ग्राहकों का रुझान वस्तु की तरफ क्रिएट किया जाता है। प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। निर्माता उपभोक्ताओं को आकर्षित करने, नई वस्तु को बाजार में प्रस्तुत करने, प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाते हैं। जैसे कि प्रतियोगिता में विजय रहने वालों को क्या मिलेगा, नगद राशि, कंपनी का उत्पाद, विदेश घूमना, क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, वस्तु से संबंधित अधूरा वाक्य पूरा करो। जैसे मैं वीडियोकॉन टीवी का प्रयोग करती हूँ क्योंकि जो भी आप लिखना चाहो, जैसे सनफीस्ट पे लास्ट ईयर ये चला था कि सनफीस्ट आपको क्यों पसंद है, आप लिख के भेजो, जो बेस्ट होगा उनको मैं यानी कि सनफीस्ट कंपनी गिफ्ट देगी। ग्राहकों को वस्तु का चित्र देकर वस्तु का शीर्षक अथवा नाम पूछना, और आजकल ऑनलाइन तो ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है। वस्तु के बारे में नारा पूछना, ये सब एक तरीके हैं आपके प्रतियोगिता के। घटे मूल्य पर विक्रय, ये भी हम बहुत बार ऑफर देखते हैं कि 50% छूट, 40% छूट, तो ये बताने की ज़रूरत आपको मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा मैम ने आधी चीज़ें छोड़ दी। बेटा मैंने वही चीज़ें छोड़ी हैं जो मुझे लगता है यूजलेस हैं। क्लियर। और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर छोड़ी हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो कोई इशू नहीं है, आराम से टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसमें मुझे मैसेज करना, मैम ये प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे सॉल्व करके दो। ठीक है। अब तक जिन बच्चों ने करी है मैंने उनकी एक एक प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व की है। कूपन में उपभोक्ता को वस्तु खरीदने पर कीमत में छूट जाती है अथवा कुछ वस्तु मुफ्त दी जाती है। कूपन वस्तु की पैकिंग में रखे जा सकते हैं, अथवा बहुत बार आप देखते हो ना कि अखबार में एडवर्टाइज आता है, ये वाला अगर आप क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट काट के लाएंगे तो आपको वस्तु पर 10% की छूट मिलेगी, 20% की छूट मिलेगी। या फिर इस बार आप हमारे यहाँ से चीज़ खरीदिए, हम आपको 50% ऑफ, 30% ऑफ का कूपन देंगे जो आपकी अगली शॉपिंग पर काम आएगा। मेले और प्रदर्शनियाँ विक्रय संवर्धन का महत्वपूर्ण साधन है। इनमें वस्तुओं को विशेषकर रूप से सजा कर रखते हैं। मेले वगैरह में होते ही क्यों हैं, ताकि वस्तुओं का अच्छी तरह से प्रदर्शन किया जा सके। प्रीमियम क्या होता है, देखो कंपनी में पढ़ा है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, तो क्या होता है, जो मेन चीज़ है उस पर कुछ अधिक ले रहा है। 100 रुपये का शेयर कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, तो प्रीमियम ही तो है। तो वैसे यहाँ पर प्रीमियम है, एक के साथ एक चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा दे दो तो हो गया प्रीमियम। प्रीमियम का अभिप्राय ग्राहक द्वारा कोई वस्तु खरीदे जाने पर
निर्माता द्वारा अतिरिक्त वस्तु प्रदान किए जाने से है। ये प्रीमियम मेरे हिसाब से अगर याद हो जाना चाहिए, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश दे दो, पेंसिल के साथ रबर दे दो, अगरबत्ती के साथ अगरबत्ती स्टैंड दे दो, ठीक है। टीवी खरीदने पर डीवीडी वगैरह मुफ्त देना, ये सब क्या है, प्रीमियम। ताकि क्या है, ग्राहक, देखो आप कोई चीज़ मार्केट में लेने गए, क्लियर, आपको पता है मुझे लेना ही लेना है, लेकिन अगर उसी सेगमेंट की कोई चीज़ के साथ कुछ फ्री मिल रहा है तो आप क्या प्रेफर करते हो यार, ये आप जस्ट जनरल लो, आप एक फ़ोन लेने गए, माइंड में था कि चल ठीक है मुझे 10,000 का कोई फ़ोन लेना है, आप मार्केट में गए, भैया मुझे फ़ोन दिखा दो, उन्होंने 10 तरह के फ़ोन दिखाए, आपको क्या हुआ, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया, फिर आपने 2-3 फ़ोन सेलेक्ट किए, फिर उन्होंने क्या ऑफर करना स्टार्ट किया कि भैया देखो अगर आप ये फ़ोन लोगे ना तो मैं आपको स्क्रीन गार्ड फ्री दूंगा, ये लोगे तो इसके साथ कवर भी फ्री दूंगा, ठीक है, और अगर ये लोगे तो मेमोरी कार्ड भी फ्री दूंगा। तो आप क्या सोचोगे, यार 10,000 का फ़ोन आ रहा है लेकिन इसके साथ मेमोरी कार्ड आ रहा है तो ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्रीमियम। अतिरिक्त यात्रा उपहार स्वरूप, उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा उपहार में देना, यह सामान्यतः सौंदर्य प्रसाधन वगैरह पर होता है। जैसे कि अगर अभी देख रहे हो आप तो कुरकुरे वगैरह पर ऑफर आ रहा है 50% क्या एक्स्ट्रा, कुरकुरे का पैकेट खोलो पहले से ज़्यादा निकलेंगे, तो वो क्या है, अतिरिक्त। ये यात्रा नहीं है, यहाँ पर मात्रा है। तो इस बुक में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट यात्रा, ये है बेटा मात्रा, ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, लिख भी आते हैं। क्रियात्मक प्रदर्शन, इसमें निर्माता अपने शोरूम पर अथवा मेले प्रदर्शनी में वस्तु को उपयोग में लेने का प्रदर्शन करता है। बहुत बार आपको क्या है, चीज़ें यूज़ करने के लिए दी जाती हैं कि आप एक बार ट्राई तो करो। ऐसे बहुत बार होता है, कारों का क्या होता है, आप एक फ्री ड्राइव ले सकते हो ताकि उपभोक्ता का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके। भाई आप अगर खुद किसी चीज़ का यूज़ करके देखोगे तो आपको उसमें हो सकता है इंटरेस्ट आ जाए, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को क्रियात्मक प्रदर्शन करते हैं ताकि आप लोग यूज़ करो और आपको उसमें इंटरेस्ट हो। विक्रोपरांत सेवाएं, विक्रोपरांत सेवाएं होती हैं खरीदने के बाद में जो सेवाएं दी जाती हैं, यानी कि आपने एसी खरीद लिया, उसका इंस्टॉलेशन वगैरह फ्री देना, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें 2 साल तक हम आपकी क्या करेंगे, फ्री सर्विस करेंगे, ठीक है। आपका फ़ोन 1 साल तक के लिए क्या होता है, गारंटी में होता है कि भैया कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें 1 साल तक हम आपको उसको फ्री सर्विस करके देंगे। नेक्स्ट है आपका पैकेजिंग, आकर्षक और सुंदर पैकेजिंग। ये हमने पहले पढ़ लिया कि जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी चांसेस उस चीज़ के बिकने के ज़्यादा रहते हैं। अब ये तो हो गई उपभोक्ता संवर्धन। अब हम बात करेंगे व्यापारी संवर्धन विधियों की। क्वेश्चंस क्या क्या बन गए, उपभोक्ता संवर्धन विधियों को बताइए, व्यापारी संवर्धन विधियों को बताइए, या फिर उद्देश्य के आधार पर विक्रय संवर्धन की क्रियाओं को बताइए। विक्रय संवर्धन क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए क्रिएट हो गए। एक नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी केवल विज्ञापन वाले चैप्टर में, तो इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग है मैं उस वाली वीडियो में आपको शो कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में ऑलरेडी हमारा टाइम एक्सेस में होने वाला है। व्यापारी संवर्धन विधियां, व्यापारी संवर्धन विधियों से आशय उन विधियों से हैं जो मध्यस्थों को अधिकाधिक माल का क्रय करने के लिए, उपभोक्ता संवर्धन तो क्या कर रही थी, उपभोक्ताओं को क्या कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी खरीदने के लिए। ये मध्यस्थों को प्रोत्साहित कर रही है माल खरीदने के लिए। भाई अगर मीडिएटर खरीदेगा तो वो क्या ट्राई करेगा कि मैं ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं। अगर एक शॉपकीपर को अच्छा ऑफर मिलता है तो माल खरीद के रख लेता है और फिर क्या करता है, आप लोगों को, जनरल लोगों को बेचने की उसको कोशिश करता है। विक्रय प्रतियोगिताएं, व्यापारियों के अधिक माल बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विक्रय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें सर्वाधिक विक्रय प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ विक्रय प्रतियोगिता, बहुत बार नोटिस करना, ओसवाल सोप हो गया या फिर किसी चाय वगैरह का जो लोकल अधिकतर चीज़ होती है ना, उनका कभी भी अखबार में आप देखोगे ना, अगर जो बच्चे रेगुलर अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी ब्लॉक आता है कि इन व्यापारियों को क्या किया गया, एक्स्ट्रा प्राइस दिया गया या फिर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया अधिक माल बेचने के लिए। तो वो क्या हुआ, विक्रय प्रतियोगिता। भत्ते, निर्माता मध्यस्थों का प्रयोग करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते देता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भत्ते कितने प्रकार के होते हैं। क्रय भत्ता, यह भत्ता व्यापारी द्वारा निश्चित अवधि में निश्चित माल का क्रय करने पर निर्माता को दिया जाता है। जैसे 1.5 लाख रुपए का माल उसने क्या क्रय करा तो उसने एक भत्ता दे दिया। भत्ते का मतलब होता है एक तरीके से अलाउंस, यानी कि जो खर्चा हुआ उसको वापस कर देना। वस्तु भत्ता, जब व्यापारी केवल एक ही निर्माता द्वारा वस्तु भत्ता दिया जाता है। उदाहरणार्थ, विभिन्न कंपनियों के कपड़े रखने के स्थान पर केवल अगर आप क्या करोगे, बॉम्बे डाइंग का कपड़ा रखोगे तो आपको माल रखने पर वहाँ पर क्या मिलने वाला है, भत्ता। भत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं हम अलाउंस। क्लियर। अब इसके बाद है आपका वस्तु भत्ते के बाद है आपके विज्ञापन भत्ता। विज्ञापन भत्ते से आशय व्यापारी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का कुछ खर्चा निर्माता द्वारा वहन किए जाने से। ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा, पर हाँ आपके खर्चे का कुछ पार्ट वो आपको जरूर रिटर्न वहाँ पर कर देगा। फिर है आपका सजावट भत्ता। इसमें व्यापारी द्वारा सजावट पर किए जा रहे व्यय का कुछ भाग निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। और देखो, अगर खर्चा तो आपको करना ही है,
क्लियर। लेकिन उसका अगर कुछ भाग आपको कहीं बाहर से मिल रहा है तो अच्छा है ना, माइंड थोड़ा सेट रहता है। तो इससे क्या करते हो आप उसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। कभी नोटिस करना आसपास की शॉप्स पे देखा हो तो पेटीएम वगैरह के क्या लगे रहते हैं, बैनर लगे रहते हैं। तो पेटीएम तो बड़ा बड़ा लिखा होता है और उस शॉप का नाम उसके नीचे छोटा छोटा लिखा होता है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट का सामान बना ना, वो होर्डिंग बोर्डिंग वगैरह, उसका कुछ पैसा किसने दिया है, उसका कुछ पैसा उस कंपनी ने दिया है जो उसको स्पॉन्सर कर रही है। तो इससे दो तरीके एडवर्टाइजमेंट होगा, कंपनी का तो हुआ ही हुआ, साथ में वो जो शॉप है ना उसका भी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर हो गया। फिर आपका सभाएं और सम्मेलन। सभा सम्मेलन में निर्माता विक्रय संवर्धन हेतु व्यापारियों की क्या करता है, सभाएं सम्मेलन समय समय पर आयोजित करते हैं। सभा और सम्मेलन में मध्यस्थ अपनी समस्याएं निर्माता के सामने रखते हैं। आपसी विचार विमर्श द्वारा इन समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। ये बहुत एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मल सी बात हो गई कि उन्होंने क्या करी, मीटिंग आयोजित करी कि जो भी प्रॉब्लम हो हमें बताओ, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रशिक्षण। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वित्तीय कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनियों की विक्रयकर्ताओं की कार्यप्रणाली यह स्पष्ट करती है कि देखो ध्यान रखना, विक्रय संवर्धन हर सेगमेंट के लिए, हर वस्तु सेवा के लिए समान नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए अलग अलग विक्रय संवर्धन की कार्यप्रणालियाँ होती हैं। निर्माता अपने मध्यस्थों और विक्रेताओं की वस्तु के संबंध में सामान्य तथा विशिष्ट प्रशिक्षण देते हैं। सामान्य प्रशिक्षण में विक्रय, कला, व्यापार नीति एवं कार्यप्रणाली का ज्ञान कराया जाता है। विशिष्ट प्रशिक्षण तकनीकी वस्तुओं के संबंध में दिया जाता है, जिसमें विक्रय, कला एवं व्यापार नीति के साथ साथ देखो बहुत ईजी सा है। अगर एसी वगैरह है, कंप्यूटर वगैरह है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि जो कंपनी उसको उत्पाद कर रही है उसका एक उसको अपना एजेंट शॉप से छोड़ना पड़ेगा। तो वो क्या करती है शॉपकीपर्स को ही क्या करती है, वो सिखा देती है ताकि वो थोड़ा बहुत तो उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकें। फैशन शो। निर्माता व्यापारियों द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का प्रचार करने के लिए फैशन शो आयोजित करते हैं। फैशन शो में वस्तुओं को नवीनतम और आकर्षक तरीकों के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि ग्राहक इन वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करें। और ये सब अधिकतर किसके लिए होता है, परिधान, आभूषण, वाहन निर्माताओं द्वारा समय समय पर फैशन शो आयोजित किए जाते हैं। व्यापारी प्रीमियम। निर्माता द्वारा व्यापारियों को निश्चित मात्रा में अथवा निश्चित मूल्य की वस्तुएं बेचने पर एक साथ एक बड़ी मात्रा में क्रय करने पर गिफ्ट दिए जाते हैं। जैसे वहाँ पर तो हमें क्या मिल रहा था, कोलगेट के साथ टूथपेस्ट, रबर के साथ पेंसिल या पेंसिल के साथ रबर। यहाँ पर व्यापारियों को भाई वो बड़े बड़े सौदे करते हैं 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 20-20 लाख के, तो उनको उसी अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, गिफ्ट्स वगैरह वो लोग देते हैं। व्यापारी प्रीमियम के बाद अब है आपके दो पॉइंट बचते हैं लास्ट, विशिष्ट सेवाएं और प्रबंधन सहायता। विशिष्ट सेवाएं बताती हैं कि निर्माता व्यापारियों को 7 सुविधाएं यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी, वापस क्रय कि भैया अगर आपका माल खराब हो गया कोई बात नहीं, आप हमें रिटर्न करो। मरम्मत सुविधाएं प्रदान करके उन्हें अधिक माल विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। निर्माता निश्चित अवधि के लिए व्यापारियों को उधार क्रय की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे मध्यस्थों को पूंजी की व्यवस्था करने की चिंता नहीं पड़ती। वो लोग क्या कहते हैं कि आप तो हमसे माल खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब बाद में पैसा है तब दे देना। इस तरह निर्माता वितरकों और व्यापारियों को विक्रय अथवा वापस की सुविधा प्रदान करते हैं। विक्रेता माल बेचने का प्रयास करते हैं। विशिष्ट सेवाओं में व्यापारी विक्रय संवर्धन का एक अन्य उपाय क्या है, मरम्मत सुविधाएं प्रदान करना। और प्रबंधन सहायता ये बताती है कि निर्माता मध्यस्थों को नवीन प्रबंध तकनीकों, सरकारी नीतियों, वित्तीय प्रबंध, वित्तीय विक्रय प्रबंध, संस्था की सजावट, ग्राहकों के आपत्ति के निराकरण संबंधी मामलों पर जानकारी और सलाह देता है। देखो जो उत्पादक है ना उसका क्या क्षेत्र भी बड़ा है तो उसके पास फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, उसके पास सीए, वकील वगैरह सब होते हैं, लेकिन ज़रूरी है हर शॉपकीपर के पास ये सब हो। तो इन सब की सहायता भी कौन करते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो करते हैं। तो वो पॉइंट किसमें आ गया आपका, प्रबंधन सहायता में। आई थिंक ये दोनों चैप्टर आप लोगों के बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना तो 7 दिन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, अगर अभी भी करोगे ना तो काम आपका बन जाएगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसे लगता है कि यार मैम मैं इतना बहुत अच्छा अचीव नहीं कर सकता, मुझे तो मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की, मुझे केवल वो चैप्टर बता दो जिससे मैं ठीक है कि 70 to 80 या 60 to 70 लेकर आ पाऊँ। तो मुझे वो बच्चा क्या कर सकता है, टेलीग्राम से मेरा जो चैनल है उसको लाइक करे, उसके बाद जो ग्रुप है हैप्पी चैटर्स वहाँ पर मुझे ज्वाइन करे और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ आराम से वो शेयर करे। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मैम आंसर कैसे बनाएं, ठीक है, तो 2 वीडियोस में लेकर आऊँगी। एक तो मॉडल कॉपीज़ के ऊपर लेकर आऊँगी कि मॉडल कॉपीज़ कैसी थी लास्ट 2 ईयर्स की, ठीक है, और एक वीडियो हम बनाएंगे कि एग्जाम में क्या करें और क्या ना करें। पर उससे पहले हम सबसे पहले करेंगे सिलेबस कंप्लीट। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, पढ़ते रहें और वीडियो को शेयर करना आप लोग ना भूलें।